हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक आपको जैसे बोला गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आज इसको शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा इसलिए होगा क्योंकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो पहला पेज इसका समझाने में ही निकल जाएगा। तो चलो ये इसको शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे आपको पता है कि जो मेंडल ने काम किया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे उसने 1865 में उसने प्रपोज किया था। उसने क्या कहा था कि जो जीन्स और फैक्टर्स जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं ऑन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स और करेक्टर्स, यही करेक्टर्स और ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। और फिर उसने क्या कहा था, उसने कहा था ये फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, अलीलिक पेयर्स में। ठीक है, एक ही लोकस को ऑक्यूपाई करते हैं, दोनों अलील्स सेम लोकस पे होते हैं। ठीक है, और ये दोनों अलील्स जो कोएग्जिस्ट करते हैं, एक किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये दोनों अलील्स कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये कोएग्जिस्ट करते हैं जैसे हाइब्रिड में या किसी इंडिविजुअल में, तो ये ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं करते हैं। जैसे उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला था, उसने बोला था कि ये जो दो अलील्स होती हैं ये कोएग्जिस्ट करती हैं, साथ रहती हैं, लेकिन गैमीट्स फार्मेशन के टाइम पे ये अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग गैमीट में जाती हैं। मतलब एक गमीट में एक अलील ही जाती है, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। ठीक है, और फिर ये दोनों अलील्स जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर ये इकट्ठी हो सकती हैं, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव के साथ फिर से मिल सकती है। ठीक है, ये किसने बोला था बच्चे, ये मेंडल ने बोला था। लेकिन आपको पहले भी पता है कि मेंडल का काम ये अननोटिस्ड रहा। कब तक, जब तक वो जो तीन साइंटिस्ट थे, डी व्राइस, कॉरन्स और शेमार्क, उन्होंने 1900 में इसको रीडिस्कवर किया था। ये आपको स्टोरी सारी पता है। ठीक है, तो इस टाइम में मतलब 1865 से लेकर के 1900 तक कितने साल हुए, करीब करीब 35 साल हो गए। तो इसी टाइम के बीच बीच में कुछ और भी डिस्कवरीज हुई। कौन कौन सी, जैसे देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, ये उससे पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, हाफ मिस्टर ने क्रोमोसोम देखी, फिलामेंट्स न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बीच में उन्होंने न्यूक्लियर फिलामेंट्स देखे। ठीक है, जिनको बाद में क्रोमोसोम्स बोला किसने, वाल्डेयर ने। हाफ मिस्टर ने इनको देखा और वाल्डेयर ने इनको क्रोमोसोम्स बोला। तो इसके बाद सेल डिवीज़न भी देखी स्ट्रैसबर्गर ने 1873 में। तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन किसने देखी, ये भी देखी हार्टविग ने 1875 में। उसके बाद माइटोसिस की डिस्कवरी हुई, किसने देखी, फ्लेमिंग ने 1882 में। इसके बाद मियोसिस डिस्कवर हुई इन द मीन टाइम, किसने डिस्कवर की 1887 में, वैन वेनिडन। ये सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर रोल ऑफ न्यूक्लियस भी देखा, ये बॉवरी ने देखा। वही है ना जो बॉवरी जिसने ये थ्योरी दी है। इसने क्या देखा, इसने कहा कि न्यूक्लियस का रोल हेरिडिटरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि पेरेंट्स से आप स्प्रिंग्स में। क्योंकि ये जैसे सेल डिवीज़न हुई, आपको पता है न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस के बीच में क्या डिवीजन होती हैं ये तो बाद की रिसर्च में भी पता चला है। ठीक है, दीज डिस्कवरीज, ये जो ऊपर वाली डिस्कवरीज है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी से लेके सेल डिवीज़न की डिस्कवरी, क्रोमोसोम की, न्यूक्लियस का रोल, ये सब जो डिस्कवरीज ने क्या किया कि जो अंडरस्टैंडिंग थी ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बनाने में, उसने बड़ा योगदान दिया इन रिसर्चेज ने। और ये देखने में कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये देखो बच्चे, साइड पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए फिर, हाँ, ये अभी अगले पेज पे आ जाइए आप। यहाँ देखो कि मेंडेलियन प्रिंसिपल और क्रोमोसोमल थ्योरी को उन्होंने जब एक साथ देखा, तो सुटन और भावरी ने 1902 में ये कुछ जो अपने हाइपोथेसिस, जिसको प्रपोजल्स थे, ये दिए। इसी को हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है ना इस पेज पे 70 पेज पे, ये इंपॉर्टेंट होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थोड़ी सी पिछली डिटेल लिख सकते हैं, आगे ये पॉइंट आप थोड़े से डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस पे पहले पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, द टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा। कि दो पेरेंट्स होते हैं, आपको पता है, एक जो मेल है वो स्पर्म पे प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल है वो ओवा। और
कब करेगा? ये जब गमीट फार्मेशन होगी, ठीक है। और ये दोनों फर्टिलाइज होके बनाएंगे ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ? इससे पता चला कि स्पर्म्स और ओवा ही हैं जो हेरिडिटरी या करैक्टर्स को कैरी करते हैं, क्योंकि यही तो जाके आगे फ्यूज़ होते हैं। तो जब फ्यूज़ होते हैं, ऑफस्प्रिंग बनता है, तो उस ऑफस्प्रिंग में करैक्टर जो पास ऑन होते हैं, तो मीडिया क्या हुआ जिससे करैक्टर्स पास ऑन होते हैं? ये जो गैमीट्स। दूसरा पॉइंट देखो, स्पर्म प्रोवाइड्स ओनली द न्यूक्लियस फॉर द फर्टिलाइजेशन। आपको जैसे पता है कि एग की स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म है ना, इसका सिर्फ न्यूक्लियस मूव करता है, याद रखना। इसका जो न्यूक्लियस मूव करता है और ओवम से फ्यूज़ हो जाता है। तो फिर जो है मेल का जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, तो मेल के करैक्टर्स जो इसका मतलब है थ्रू न्यूक्लियस पास होते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि सेल की साइटोप्लाज्म का यूज़ हो ना हो, पर न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है करैक्टर को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने वाले के लिए। दिस प्रूव दैट द हेरिडिटरी ट्रेट्स करैक्टर्स रिजाइड इन द न्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट देखिए, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। तीसरे स्टेप में उसने कहा कि पहले में कहा कि गमीट्स ले जाते हैं करैक्टर्स को, दूसरे में कहा कि जो गमीट्स में भी जो न्यूक्लियस है वो इम्पॉर्टेंट है, और तीसरे में कहा कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होती हैं, यही जो करैक्टर्स को कैरी करती हैं, ठीक है। तो इसके चौथे पॉइंट में आ जाइए। इसने कहा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर भी कुछ डिस्क्रीट फैक्टर्स या करैक्टर्स होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं जो करैक्टर्स को कैरी करते हैं, और ये क्रोमोसोम में एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, इनको जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि डिप्लॉइड्स में क्या होता है कि देयर आर 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप। आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती हैं डिप्लॉइड्स में, जैसे हम में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से आती हैं, एक मेल से आई है एक फीमेल से आई है, तो 2 हो गई ना, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी 2 जीन्स ऑफ ईच टाइप। उन्होंने कहा अगर क्रोमोसोम 2 हैं, एक पेरेंट माता से आई है एक पिता से आई है, तो जीन्स भी 2 तरह की होंगी, ठीक है। 1 इन ईच ऑफ द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसने कहा कि जीन्स लेके जाती हैं और जे भी पेयर्स में होती हैं। तो पांचवा देखिए, एज द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियासिस। उसने कहा जब मियासिस होता है, आपको मैंने जो दी थी असाइनमेंट के मियासिस और माइटोसिस की, क्रोमोसोम से सेपरेट होती हैं। क्रोमोसोम से सेपरेट कब होती हैं? मियासिस में। कब सेपरेट होती हैं? एनाफेज स्टेज पे। द जीन्स प्रेजेंट ऑन देम मस्ट आल्सो डू द सेम। तो क्रोमोसोम्स, अगर जीन्स क्रोमोसोम पे हैं तो क्रोमोसोम्स के साथ जीन भी सेग्रीगेट या सेपरेट होंगी। ड्यू टू दिस, इससे क्या होगा, एक गमीट रिसीव्स ओनली 1 क्रोमोसोम। जो गमीट बनता है उसमें एक ही क्रोमोसोम जाती है ऑफ ईच टाइप, एंड देयरफॉर हैज़ ओनली 1 जीन ऑफ ए ट्रेट। जैसे आपको पता है कि जैसे हम डिप्लॉइड हैं, जैसे मान लीजिए हम मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, हम डिप्लॉइड हैं, हमें कितनी है 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स जैसे आपको पता है वो जा रही हैं, तो जब एक क्रोमोसोम है मान लीजिए जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड वाला होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वाला एक पेयर है क्रोमोसोम का, एक पेयर क्रोमोसोम का जब मियासिस में आता है सेल डिवीज़न में, तो इसकी प्रोफेज स्टेज में इसके बीच में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो ये एनाफेज पे आता है। एनाफेज 1 पे क्या होता है, सिर्फ ये जो इसका सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट होता, ये सेपरेट होती हैं, सेग्रीगेट होती हैं, क्रोमोसोम्स जस्ट सेपरेट होती हैं। लेकिन एनाफेज 2 पे जाके इनकी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, तो क्या बन जाती हैं? 4 बन जाती हैं। एक सेल से, एक क्रोमोसोम से 4 बन जाएंगी वहाँ पे, एक होमोलोगस पेयर से 4, तो एक क्रोमोसोम एक गमीट में चली जाएगी, ठीक है। तो शेमा पॉइंट देखिए, ए पेयर्ड नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हेंस द जीन्स, कि क्रोमोसोम का भी पेयर होता है होमोलोगस पेयर, और जीन्स का भी पेयर होता है, ठीक है। इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट बाय फर्टिलाइजेशन। तो जब ये एक एक गमीट में एक एक क्रोमोसोम या एक एक जीन आई होगी, तो जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट में ये फिर से रिस्टोर हो जाती हैं, पेयर में आ जाती हैं। A variety of phenotypes in living organisms proves that there are far more numerous characters than the chromosomes. ठीक है, हमें जितने फिनोटाइप्स पता चले हैं, मतलब आप कलर के हिसाब से ही देखो, गुलाब ही देख लो, गुलाब के कितने कलर्स होते हैं फूल के,
ठीक है, बहुत सारे कलर्स, ग्रीन, ब्लैक, पिंक, वाइट, येलो, ठीक है, रेड, थोड़ा सा ब्लड रेड, ये इतने सारे वैरायटी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स कम होती हैं और करैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप अगले पेज पे आ जाइए। तो अगले पेज पे फिर क्या किया, ये जो पिछले 6 पॉइंट थे ना, इनसे उसने, सटन और बावरी ने क्या कंक्लूड किया, द जीन्स विच एक्चुअली डिटरमिन ट्रेड्स आर कैरिड बाई द क्रोमोसोम्स फ्राम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द गैमीट्स, दिस लेड टू द फार्मूलेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसने क्या कहा कि भाई ये जो करैक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं, ठीक है, ये जीन्स जो कैरी करती हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग तक, और जाती कैसे है, थ्रू द गैमीट्स। इस चीज़ ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जन्म दिया। तो अगर कोई शॉर्टकट में आपको पूछता है कि डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, 1 नंबर का या 2 नंबर का आता है, तो ये देखो इन्वर्टेड कामाज में मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि मेंडेलियन फैक्टर्स आर जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस या लोकाई या लोसाई भी बोल सकते हो ऑन द क्रोमोसोम्स, एंड इट इज़ द क्रोमोसोम्स विच सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। कि ये मियोसिस में, जैसे आपको पता है जो दोनों लॉ हैं उसके मेंडल के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इधर बिल्कुल वैलिड है, एंड रिकम्बाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट। तो सटन और इसने बॉबरी ने क्या किया, एक रिलेशनशिप डिस्कवर हुई किसके बीच में, क्रोमोसोम्स और जीन्स के बीच में, जस्ट लाइक रिलेशनशिप बिटवीन पैसेंजर्स एंड व्हीकल्स। आप यूँ भी कह सकते हो कि इस थ्योरी को कैसे मान सकते हो कि जीन्स और क्रोमोसोम्स का रिलेशन दिखाया सटन और बॉबरी ने। उन्होंने कैसे दिखाया, जैसे कह लीजिए कि एक व्हीकल जैसे बस होती है और एक जो पैसेंजर्स होते हैं, जैसे उनका रिलेशन है। बस को मान लीजिए क्रोमोसोम और पैसेंजर्स जो बैठे हैं ये मान लीजिए जीन्स है, पर्टिकुलर जीन्स। जहाँ जहाँ ये बस जाएगी वहाँ वहाँ ही ये जीन्स जाएंगे। तो वैसे ही जहाँ जहाँ क्रोमोसोम जाएगी वहाँ वहाँ वो जीन्स जाएंगे और वैसे वैसे ही करैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, मतलब वन डेस्टिनेशन टू दूसरी डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। और सटन और बावरी ने कुछ क्लोज पैरेललिज्म भी देखा इनके बीच में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे, साथ आप इनको भी देख सकते हो। पैरेललिज्म का मतलब है जो दोनों में चीज़ें होती हैं। आप इनको यूँ भी कह सकते हो कि बोथ हैव द फॉलोइंग थिंग्स। मैंने तो अलग अलग कॉलम में लिखा है ना, जीन्स में भी ये चीज़ होती है, क्रोमोसोम में, आप बोथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैरेललिज्म में बेसिकली जो इसका जो है ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दिखाती ही यही है। इसका क्रक्स क्या है, सेंट्रल आइडिया है कि देयर इज़ पैरेललिज्म बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स, के जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, बोथ गो टुगेदर अक्रॉस जनरेशंस, वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। क्रोमोसोम कैरीज दीज जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशंस। जहाँ आप कह सकते हो वन करेक्टर मूव्स इनटू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द क्रोमोसोम्स। तो ये देखिए क्या है, जीन के कॉलम में लिखा है मेंडलियन फैक्टर्स पेयर्ड हैं, जैसे जीन्स और एलील्स बोला था मेंडल ने, जीन्स तो नहीं बोला था उसने, फैक्टर्स बोला था, ठीक है, लेकिन एलील्स का कंसेप्ट उसने दिया था। वैसे ही क्रोमोसोम्स भी होमोलोगस पेयर्स होते हैं। जीन्स आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस जनरेशन्स विदाउट एनी चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होती। वैसे ही क्रोमोसोम्स में भी कोई चेंज नहीं होती, ये अगली जनरेशन में चली जाती हैं। वन मेंबर ऑफ ए जीन पेयर कंट्रीब्यूटेड बाय मदर एंड वन बाय फादर। आप सबको पता है कि एक पेरेंट एक ही जो देता है, एक मेंबर, चाहे वो एक क्रोमोसोम हो चाहे वो एक जीन हो, जीन पेयर की। सेल डिवीज़न से पहले अलील्स ऑफ ए जीन गेट रेप्लिकेटेड, कि सेल डिवीज़न से पहले ये अलील्स डुप्लीकेट करती हैं, रेप्लिकेशन होती है, इनमें डीएनए डबल हो जाता है। तो वैसे ही क्रोमोसोम भी डबल होती है, ठीक है। क्रोमोसोम जीन मतलब डीएनए, ये डबलिंग होती है दोनों में, आप कह सकते हो।
तो जीन्स या अलील्स जो भी हम कहें ये सेग्रीगेट होती हैं कहाँ पे, गमीटोजेनेसिस में। सेग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि वन गमीट हैज़ ओनली वन एलील। वैसे ही अगले कॉलम में क्रोमोजोम के वन गमीट हैज़ वन क्रोमोजोम। शेमा पॉइंट देख लो, फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स रिस्टोर द टू एंड नंबर। जब गमीट्स बनते हैं तो क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है ना, हाफ, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्रोमोजोम नंबर फिर से रिस्टोर हो जाता है, डिप्लाइड, क्रोमोजोम का भी और जीन्स का भी। और ये देखो साइड पे लिखा है 7वां, इसमें क्या है कि अलील्स इन ईच पेयर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों में काम करता है। हर एक क्रोमोजोम भी असॉर्ट होती है और हर एक जीन भी असॉर्ट होती है, ये किसी भी कम्बिनेशन में जा सकती है, ठीक है, होमोलॉग बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो थैंक यू बच्चे।